अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये यूट्यूब चैनल है दी थिंक टैंक और मैं हूँ डॉक्टर सुल्तान महमूद। हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो माहौलियात या फूड प्रोडक्शन के मौजू पर होते हैं, फूड सिक्योरिटी जिनको मिलाकर हम कह सकते हैं, उसमें एक आजकल सीज़न के हवाले से मैं बात करूँगा कि स्मोक तो सब ने देखी होगी और इस पर हमने कुछ प्रोग्राम भी किए हैं और इसके पीछे फसलों की बाकियात को जलाने की बात होती है, वो एक फैक्टर होता है। तो आजकल जा रहा है गन्ने का सीज़न, तो गन्ने की क्रशिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें जो रिसेंटली गन्ना काटा गया है उसमें जो बहुत सारे आग लगाई गई है उसको अभी तक रोका नहीं जा सका और हुकूमत की सारी तदाबीर उसमें अभी कामयाब नहीं हो सकी। क्या इसमें हमें करना चाहिए? ये एक ना बड़ा मल्टी डायमेंशनल या जिसको कहते हैं हमजहत किस्म का एक मौजू है जिसमें शायद सियासत आती है। तो मुझे माफ़ करें कि किसी को टारगेट करना मकसूद नहीं है। अगर इसके अंदर कुछ हमारी गलत प्लानिंग या हमारे जो हुकूमत के बड़े बड़े लोग हैं उनकी गलत पॉलिसी शामिल है तो उस पर भी तनकीद करना मकसद नहीं है। नाज़रीन, 1960 और उससे आगे जाकर देखें तो हमारे मुल्क को एक सिंगल क्रॉप कंट्री कहा जाता था। इधर कॉटन उगती थी, कपास जिसे कहते हैं, और वो बड़े वसी पैमाने पर उगती थी और उसको कम पानी की ज़रूरत होती थी। और वो हमारे वो इलाके की जो पानी की कमी का शिकार हैं, ज़मीन के नीचे कमी का शिकार हैं, वहाँ पर वसी पैमाने पर उगती थी। और हम थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा तब भी नहीं करते थे कि उगाई उसको और उसकी रुई की गांठें सीधी बगैर प्रोसेस किए हुए अमेरिका को दे दी या यूरोप भेज दी और हम उसे बड़ा ज़र मुबादला कमाया करते थे। ज़र मुबादला कमाना अच्छी बात है, लेकिन हम उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि उसी कपास से अगर हम धागा बनाते, अगर हम ड्रेसेस बनाते तो हमारी कहीं से कहीं वैल्यू बढ़ जाती। इसमें हमारी लेबर भी काम आ जाती मुल्क के अंदर की। लेकिन वो अजीब सी एक पंजाबी का मुहावरा भी है, वो अगर आप इजाज़त दें तो बोल दूँ कि वो कहते हैं कि देखो जटी दी अकल गई, मझ वेच के घोड़ी लई, लिद सुटनी पई, दुध पीनो गई तो तुम दलती खानी पई। अच्छा, अब हमने ऐसा एक फैसला किया है कि जिस पर कम से कम मुझे तो जब जितना भी गौर करता हूँ तो मुझे ये समझ आती है कि इसके पीछे हमारे जो बड़े बड़े सरमायादार और जो वो तबका जो जिसके नीचे पूरी आवाम दबी हुई है, उनकी कुछ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उस एरिया को आहिस्ता आहिस्ता शुगर केन गन्ने की वो बोने में उसको इस्तेमाल किया गया और बेशुमार चीनी बनना शुरू हो गई। अच्छा, अगर नाज़रीन आज मैं ये कहूँ कि हमें चीनी वैसे खानी नहीं चाहिए, चीनी कोई इंसान के लिए ग़िज़ा तो है नहीं, चीनी तो एक केमिकल है। बल्कि अमेरिका में किसी बड़े डॉक्टर ने ये लिखा कि चीनी को फूड स्टोर के बजाय मेडिकल स्टोर के ऊपर रख के बेचना चाहिए क्योंकि ये केमिकल है। लेकिन अगर मैं इस बात पे जोर दूंगा तो मुमकिन है कुछ हमारे दोस्त ये समझें कि हम किसी सियासी नुक्ता नज़र से ये बात कर रहे हैं, तो इसको नहीं करते। हम कहते हैं लेकिन चीनी बहरहाल इंसान के लिए बनी ही नहीं है, सफ़ेद चीनी इंसान के लिए है ही नहीं। इंसान के लिए कुदरती तौर पर चीनी वो है कि जब आप किसी फ्रूट फल को खाते हैं तो उसमें जो चीनी है कुदरती तौर पर वो हमारे लिए है। या हम दूध को बगैर चीनी मिलाए जब पीते हैं तो उसमें जो हल्की सी मिठास है वो चीनी हमारे लिए है। वो हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं है, वो हमें ताकत भी देती है, हमें सेहत भी देती है। लेकिन जब हम गन्ने की फसल को बढ़ाते चले गए, नंबर 1, नंबर 2, फिर काट काट कर चीनी बनाते चले गए और फिर चीनी की कीमत 1 रुपये किलो से 170 रुपये तक जा पहुंची, 150 तक जा पहुंची। तो ये क्यों पहुंची? क्योंकि हमारे मुंह को लगे, हमारे मुंह को लगे। जो चीज़ मुंह को लग जाए, याद रखें नाज़रीन, उसको हम एडिक्शन कहते हैं, उसको हम नशा कहते हैं। नशे की भी तो डेफिनेशन यही है कि जब हम कोई चीज़ खा लेते हैं, सूंघ लेते हैं, फिर हम उसके बगैर रह नहीं सकते। तो चीनी जो है ना वो नशे का दर्जा हासिल कर चुकी है। अयूब खान के वक्त में 1 रुपये किलो चीनी थी तो उसने 100 रुपये किलो कर दी, तो उसके खिलाफ भुट्टो साहब ने जुलूस निकाले, बल्कि सारी अपोजिशन ने मिलकर, और उसको हुकूमत छोड़ना पड़ गई। और आज भी कमोबेश वही हैसियत सिचुएशन आ गई हुई है कि 150 रुपये से ऊपर किलो चीनी जा चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, हम सब अब पढ़े लिखे हो चुके हुए हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि इसको हम
نشہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کیمیکل بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، یہ 10 بیماریاں بھی جنم دیتی ہے، اور پھر اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے میں نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ اس حکومت کو بدلو، جیسے کہ اگلی حکومت آئے گی تو وہ چینی جیسے کہ وہ 10 روپے کلو کر دے گی۔ ایسا نہیں ہونا کبھی بھی زندگی میں۔ تو کیونکہ پبلک نے جس کو تسلیم کر لیا نشہ، اس کو پھر دوسری حکومتیں کیوں پیسے نہیں کمائیں گی اسے؟ تو ہم نے ناظرین یہ اس ایک بڑے اہم چیز کی طرف میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ اگر آپ سمجھ جائیں اتنا ہی تو اس پر بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ آپ کے پاس اپنا علم ہے، اپنی سمجھ بوجھ ہے، اپنا تجربہ ہے، آپ اس بات سے ساری بات کو خود سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کپاس میں کی زمینوں پر ہم نے گنے اگائے، اور زمینوں میں پانی پہلے ہی تھوڑا تھا زمین کے نیچے، اور گنے کو ہر فصل سے زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اتنا زیادہ پانی بھی ہم نے دیا، وہ کہاں سے لا سکتے ہیں ہم؟ وہ زمین سے نیچے سے نکالا ہوگا، اور جو سب سوائل واٹر یا زمین کے نیچے والا جو پانی ہے، اس کے جو درجہ ہے، اس کے جو سطح ہے، وہ گرتے گرتے کہاں تک چلی گئی، اور یہ سارا پانی زمین کے نیچے سے ایکسٹریکٹ کر کے ہم اگا رہے ہیں گنا، اور گنا جو ہے اس کے آگے دیکھیں کاٹتے ہیں تو دوسری فصلوں کی طرح جب اس کی باقیات کو جلاتے ہیں تو اسموک بن جاتی ہے، جب اس میں سے چینی بنا کر کھاتے ہیں تو 10 بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے سوچئے ناظرین، میری آخر میں اس پروگرام کی آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم نے آپ نے جیسے زندگی بسر کر لی ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، اگر اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم آنے والی اپنی نسل کو یہ سمجھا کر جائیں کہ بیٹا چینی کم کھانی ہے؟ اب ہم کیسے کہیں؟ مائیں اور باپ خود پیپسی پی رہے، سوری میں کسی کولڈ ڈرنک کا نام نہیں لینا چاہتا، سوڈا پی رہے ہوتے ہیں اور پھر جوسز پی رہے ہوتے ہیں جس میں بے شمار چینی ہے، وہ جب بچوں کے منہ کو لگتی ہے تو جب باپ اور ماں نہیں چھوڑ سکتے تو بچہ کیسے چھوڑے گا؟ اور ہم ایک چینی کی تربیت دے کر جو جا رہے ہیں، اس سے یاد رکھیں ہم چینی قوم نہیں بن سکتے، لیکن چینی کھا کر چینی کی بیماری ڈائبٹیز کا ضرور شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔